चलिए जी स्टार्ट कीजिए। सैलरी की आपकी फर्स्ट क्लास है और पहली क्लास थोड़ा सा बेसिक्स क्लास होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास से जब हम स्टार्ट करेंगे फिर तो अपने आप न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी हेड्स ऑफ इनकम मैंने आपको सिखाया है उसमें सबसे पहला हेड क्या है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम सिखा रखा मैंने आपको? बताइए प्लीज जल्दी से। पहला बोलिए कौन कौन सिखाया है? सबसे पहले सिखाया था आपको सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीवीपी और चौथा कैपिटल गेन एंड फिफ्थ क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सोर्सेज ऑफ इनकम आपके थाउजेंड्स हो सकते हैं, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 5। इस 5 हेड्स ऑफ इनकम में आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है ना? अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहली बात क्या है, कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जिसमें मीनिंग ऑफ सैलरी डिस्क्राइब होगा। अब आप कहेंगे सर सैलरी का मीनिंग तो हम लोगों को पहले से पता है, क्या जानना है इसके बारे में? आप जो सैलरी का मीनिंग जानते हैं वो आप अपने तरीके से जानते हैं। इनकम टैक्स ने इसको और बहुत बढ़िया तरीके से क्या किया है? डिफाइन किया है। और किस सेक्शन में डिफाइन किया है? सेक्शन लिखिए सबसे पहले, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। 15, 16 एंड 17 3 सेक्शंस हैं जो सैलरी को डील करता है। तो आज का इस चैप्टर की एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको पता है पहले से कि हम बुक कौन सा फॉलो करते हैं? कौन सा? गिरीश आहूजा। अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 19 एंड 20। असेसमेंट ईयर 19-20 में सैलरी हम पढ़ रहे हैं। इससे पिछले साल मैंने असेसमेंट ईयर किस में पढ़ाया था? 18 एंड 19 में। तो 18-19 असेसमेंट ईयर में जो सैलरी था और 19-20 असेसमेंट ईयर में जो सैलरी होगा, इसमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का फ़र्क होगा। और जो फ़र्क होगा वो हम बीच में बोलते रहेंगे कि पिछले साल के सिलेबस में ये था और इस बार के सिलेबस में ये इंक्लूड हुआ है, ठीक है ना? अदरवाइज अभी क्या स्टार्ट करते हैं, देखिए सैलरी को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बात समझ गए? इस बात को जानना जरूरी है। आप ये जान लो कि फुल फ्लेज्ड में ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास से फुल स्विंग में आपके सामने आएगा। आज तो इस चैप्टर का फाउंडेशन बनाने में ही टाइम लग जाएगा। बात समझ गए ना? तो सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से क्या कहना चाहते हो? देखिए, अगर कहीं पे मास्टर या सर्वेंट, मास्टर एंड सर्वेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय।
उसके बाद एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ भी पे किया जाता है, वॉट एवर बीइंग पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दैट पेमेंट इज व्हाट? सैलरी. Whatever is paid by employer to employee, that is what? Salary. And salary is what? Expenditure for employee, sorry, employer. And salary is what? Income for employee. अगर हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो हम इनकम की बात करेंगे, तो किसके लिए इनकम है ये? एम्प्लॉई के लिए. इसका मतलब है कि यहाँ पे इस चैप्टर में एसएससी कौन होने वाला है? एसएससी कौन होने वाला है? एम्प्लॉई एसएससी होने वाला है. एसएससी मतलब जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चार्ज करती है, वो क्या होते हैं? एसएससी. जिसे टैक्स डिमांड करती है, जिसके इनकम टैक्सेबल होते हैं, वो एसएससी होते हैं. तो यहाँ किसके इनकम टैक्सेबल है? एम्प्लॉय के. एम्प्लॉयर का इनकम टैक्सेबल होता तब जब हम पीजीबीपी चैप्टर पढ़ रहे होते. इस चैप्टर में, सैलरी के चैप्टर में, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम निकालते हैं. क्लियर बात? सर ये मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेम चीज़ है? ऑफकोर्स सेम चीज़ है. आपको मास्टर एंड सर्वेंट सुनने में खराब लगेगा, इसलिए मैंने क्या यूज़ कर लिया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. किसको कहते हैं सर मास्टर सर्वेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय? अगर किसी कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, या कहीं पे भी एम्प्लॉय हैं, आप एम्प्लॉय हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने एम्प्लॉयर का इंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा. आपको अपने एम्प्लॉयर का इंस्ट्रक्शंस मानना पड़ेगा. जो कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में है, जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, उस काम में जो भी इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर आपको देगा, आपको मानना पड़ेगा. आप उसको काट नहीं सकते. सजेशन दे सकते हैं, वो अलग चीज़ है. अदरवाइज आपको फाइनल जो ऑर्डर मिलेगा किससे मिलेगा? एम्प्लॉयर से मिलेगा. उसको आप काट नहीं सकते हैं, वो काम आपको करके उनको देना पड़ेगा एज पर योर जॉब कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. और इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, वॉट एवर बीइंग पेड बाय होम, employer to employee is the salary in the hand of employee, is the income in the hand of employee, और उसके इनकम की टैक्सेबिलिटी यहाँ पे होगी. क्लियर है? लेकिन होता क्या है, कई जगह लोग ना इस डेफिनेशंस को मिसयूज करते हैं. जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है, वहाँ पे भी ज़बरदस्ती एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते हैं, टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. बात समझ गए? तो मैं कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ जिसको कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं कह सकते आप. जैसे मान लीजिए कि मैं अपने ही फर्म में अपने किसी घर के मेंबर को डमी एम्प्लॉय दिखा दूँ, वो काम नहीं करते, बस ऐसे ही एम्प्लॉय दिखा दूँ, और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि वो एम्प्लॉय नहीं है, बस पेपर पे एम्प्लॉय है, तो उसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिलेटिव्स को आपके अपने फर्म में काम करने का अधिकार नहीं है. काम कर सकते हो, बट जो काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिश तो होना चाहिए, प्रूफ तो होना चाहिए. कुछ इंस्टेंसेस मैं यहाँ शेयर करूँगा जहाँ पे देख करके ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं है. ठीक है ना? लिख लीजिए यहाँ पे. Some cases where employer and employee relationship does not exist, एग्जिस्ट नहीं करता है. ऑल्दो द टर्म्स सैलरी इज ऑल्सो यूज देयर. ऑल्दो द टर्म सैलरी is also used here.
यहाँ पे सैलरी टर्म्स यूज़ करते हैं हम। जैसे को पहला केस कौन सा है, सैलरी गिवन टू एमपी एंड एमएलए। गिवन टू एमपी एंड एमएलए। एमपी मतलब समझते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए क्या हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको भी सैलरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है, मान गए। तो जबकि इनको सैलरी दी जाती है, लेकिन फिर भी ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट लिखिए, सैलरी गिवन टू पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप फर्म। बाय पार्टनरशिप फर्म। अगर सैलरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को दी जाती है तो उस सैलरी को हम सैलरी नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप क्या है, एब्सेंट है। पार्टनर ही पार्टनरशिप फर्म है और वो खुद को सैलरी दे रहा है। तो पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस सैलरी को पीजीबीपी में टैक्सेबल करते हैं। कहाँ करते हैं, पीजीबीपी में। अगर पीजीबीपी चैप्टर पढ़ेंगे आप तो वहाँ देखेंगे एक सेक्शन 40 स्मॉल बी है। सेक्शन 40 स्मॉल बी अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन तो लेक्चर्स उपलब्ध है। सेक्शन 40 स्मॉल बी वो है आपका, देखिए। और वहाँ पे कहाँ टैक्सेबल होता है, इसको पीजीबीपी में टैक्सेबल करते हैं। सैलरी गिवन टू पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे भी नहीं है। देखिए, अगर मान लो मैं आपके कॉलेज में एक टेम्पररी टीचर के तरीके से काम करूं, टेम्पररी स्टाफ बन जाऊं, तो फिर हमारे और कॉलेज के बीच में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं हुआ। जो वहाँ के परमानेंट प्रोफेसर्स हैं उनके बीच में तो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है, लेकिन हमारे बीच में नहीं है, ठीक है ना। तो सैलरी गिवन टू कैजुअल वर्कर्स, सैलरी गिवन टू नॉट परमानेंट वर्कर्स। जिस कंटेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया समझ गए ना। अब मान लीजिए आपका खालसा कॉलेज है, खालसा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनको खालसा कॉलेज से सैलरी मिलती है, किस हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी में। लेकिन अगर खालसा कॉलेज के प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी बुलाए, और क्यों बुलाए भाई, क्वेश्चन पेपर सेट कर दो या एग्जामिनेशन पेपर को चेक कर दो, उनके लिए यूनिवर्सिटी से उनको अलग से पैसा मिले, तो उस पैसे को क्या बोलेंगे हम, अदर सोर्सेस। वो सैलरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का वो स्टाफ नहीं है। वो किसका स्टाफ था, खालसा कॉलेज का। एग्जाम्पल दिया मैंने। तो अगर किसी कॉलेज के आप स्टाफ हैं और कॉलेज के बाहर कोई काम आपको करना पड़ता है, इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ता है, सरकारी किसी और काम में जाना पड़ता है, और उसके लिए कुछ अलग से पैसा मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैजुअल इनकम्स। उसको सैलरी इनकम नहीं माना जाता है। देखिए, मैं एक छोटा सा चेंज लाना चाहता हूँ। मैं इन सब टर्म्स को लिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ये सब टर्म्स एग्जामिनेशन में इतने सीरियसली आते नहीं है। समझने के लिए जरूरी है, लेकिन एग्जाम में आते नहीं है। तो क्यों इन सब टर्म्स में ज़्यादा टाइम लगाया जाए, समझा के निकलता हूँ, क्यों। देखिए, तो इस तरीके से आपको जब भी कभी सैलरी डिसाइड करना होगा, तो मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर लोगे, तभी जाके सैलरी डिसाइड होगा। आगे देखिए, आपकी बुक में इसके बारे में क्या क्या रखा है। देखिए जी, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। मैं ये बेटर मानता हूँ कि इसको अगर मैं लिखाने में लग गया ना, तो इसी वजह से क्लासेस लंबी खिंच जाती है। इसको मैं समझा के निकलता हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएंगे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, ऐसा नहीं पूछते हैं। देखिए बच्चों, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ध्यान रखना आपको।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सैलरी में तभी टैक्सेबल होगा इफ देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये फटाफट रनिंग मटेरियल आप पढ़ते जाएंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ lecturer of a college who is also appointed vice principal of the college and gets the vice principal allowance। एक लेक्चरर है जो कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल भी है, उसके लिए अलग से उसको पेमेंट मिलता है, लेकिन मिल किससे रहा है, कॉलेज से ना, तो उसको सैलरी मानी जाएगी। लेकिन कॉलेज से बाहर कुछ मिल रहा है उसको, however if this lecturer set the question paper of university, remuneration which is received from setting the paper will not be taxable under the salary। अब कॉलेज से बाहर से कुछ पैसा मिलेगा तो उसको सैलरी नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, अदर सोर्सेज माना जाएगा। ठीक है जी। however remuneration would be however taxable under the head income from other sources। बता चुका हूं आपको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, एमएलए को मिलता है, ठीक है ना, इज नॉट व्हाट सैलरी, उसको सैलरी नहीं माना जाएगा क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। एमपी एमएलए का कोई मास्टर या सर्वेंट नहीं होता है। एमपी एमएलए खुद ही पीपल्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और डेमोक्रेसी में हम ही लोग क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो एक तरह से हमारे मालिक कौन है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जो बैठा हुआ है एमपी एंड एमएलए, तो वो उसका कोई मालिक नहीं होता है, वो खुद में मालिक होता है। इसलिए उनको जो सैलरी दी जाती है उस सैलरी को सैलरी चैप्टर में नहीं रखा जाता, अदर सोर्सेज में रखी जाती है। ठीक है जी। लेकिन जब कोई मान लो गवर्नमेंट जॉब में है, अगर मान लीजिए कोई एमपी एमएलए उसमें से कुछ मिनिस्टर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स बनने के बाद आपको अगर सैलरी मिलती है तो फिर ये सैलरी आपके सैलरी हेड में आएगा। क्यों सर, क्यों आएगा, क्योंकि मिनिस्टर किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। मिनिस्टर कहाँ काम करता है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर। और मिनिस्ट्री वो क्या हो गया, उसका एम्प्लॉयर हो गया, और वो खुद क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी एम्प्लॉय है, क्योंकि किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर अपना ही एक पीएमओ होता है, उसका ऑफिस होता है, उसके अंदर काम करता है। उसके बाद होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, ये सब क्या है, अपने मिनिस्ट्री के सर्वेंट है। उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। एक और चीज़ है, जैसे कि जजेस है, जजेस के कोई ऑनर नहीं होता। जज को कभी भी कोई पार्लियामेंट भी उसको रूल नहीं कर सकता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होता, पता होगा आपको, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जज को जो सैलरी मिलता है, एक्सेप्शनली उसको इनकम अंडर द हेड सैलरी रखा गया। एक्सेप्शनली उसको इनकम अंडर द हेड सैलरी रखा गया। तो इस पर काफ़ी बात हो गई है। अब इस टॉपिक को मैं ओवर करता हूँ। बताइए अभी तक आपने क्या पढ़ा है, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए जाना है, और कुछ इंस्टेंसेज बताए मैंने आपको जहाँ पे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, और वहाँ सैलरी टर्म्स हम यूज़ करते हैं लेकिन वो सैलरी नहीं होते हैं। जाते जाते मैं आपसे पूछ सकता हूँ, एमपी एमएलए को सैलरी देते हैं, सैलरी नहीं माना जाएगा, अदर सोर्सेज माना जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पीजीपी माना जाएगा, सेक्शन 40 स्मॉल बी में। ठीक है ना। जजेस को सैलरी देते हैं, हालांकि वो मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप वहाँ एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन एक्सेप्शनली क्या माना जाएगा, उसको सैलरी माना जाएगा। अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर को किसी और जगह से कोई काम करने का ऑफर मिलता है और वहाँ वो काम करता है टेम्पररी बेसिस पे, उनको सैलरी वहाँ से मिलेगा तो क्या कहलाएगा, सैलरी नहीं कहलाएगा, अदर सोर्सेज कहलाएगा। जितने इस टॉपिक को टाइम की जरूरत नहीं थी उससे ज़्यादा मैंने टाइम इसको दे दिया। ठीक है। तो सैलरी चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी था मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक लिखिए इसमें, सरेंडर ऑफ सैलरी। देखिए, अगर आपने सैलरी को सरेंडर कर दिया है, सैलरी सरेंडर का मतलब समझते हैं क्या हुआ, वेव कर दिया है।
सरेंडर मतलब वेव कर दिया है। आप किसी प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, आपने क्या किया, अपनी सैलरी को क्या किया, वेव कर दिया, सरेंडर कर दिया। लेकिन यहां पे सरेंडर की बात हो रही है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, हर किसी को नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आपको सैलरी मिलनी थी और उस सैलरी को आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को वेव कर दिया, छोड़ दिया, वॉलंटरी सरेंडर कर दिया, तो उस सैलरी को फिर सैलरी नहीं माना जाएगा और आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एक सेंटेंस में बोलता हूं, लिख लीजिए इस बात पे। मैं खुद से लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप लिखिए इस बात को। एनी सैलरी सरेंडर्ड, एनी सैलरी सरेंडर्ड any salary surrendered by the employee to the central government under voluntary surrender of salary Act 1961 will not be included in total salary, will not be included in total salary। उसको टोटल सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। Any salary surrendered by the employee to the central government under the voluntary surrender of salary will not be included while computing his taxable income, whether he is private sector, public sector or government employee। आप नौकरी कहीं भी करते हैं लेकिन आपने सैलरी किसको सरेंडर कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पैसा आपको किसी सेक्टर से मिल रहा हो लेकिन आपने उसको किसके लिए सरेंडर कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। सरेंडर ऑफ सैलरी दे रखा हो तो याद रखना इस चीज को। अगला पॉइंट लिखिए, प्लेस ऑफ एक्यूरल। सेक्शन आपको याद रहे तभी लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। देखिए, प्लेस ऑफ एक्यूरल का मतलब समझिए क्या होता है। आप ये बताओ कि कोई बंदा अमेरिका में नौकरी करता है तो क्या वो इंडिया में टैक्स देगा? कोई यूके में करता है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, लंदन में काम करता है, क्या इंडिया में टैक्स देगा? जो इंडिया से बाहर जॉब करता है वो इंडिया में क्यों टैक्स देगा? लेकिन जो इंडिया में नौकरी करता है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर इंडिया में, और इंडिया का डेफिनेशन आप जानते हैं, हमारी ज़मीन भी है, हमारा वाटर टेरिटरी भी है और हमारा एयर भी है, हमारे ज़मीन के अंदर भी है, ये पूरा है कि नहीं है? हमारा ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर हमारा वाटर टेरिटरी कुछ है। उस प्लेसेस पे अगर कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, ठीक है ना, तो उसको जो भी सैलरी मिलती है उसको इंडिया में उसको टैक्स देना होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है, पहले कहानी सुन लीजिए, कि मान लो कि कोई बंदा इंडिया में जॉब तो करता है लेकिन उसको सैलरी रिसीव होता है इंडिया से बाहर। रिसीव कहाँ होता है? इंडिया से बाहर। भले ही सैलरी उसको इंडिया से बाहर रिसीव हो रहा हो लेकिन उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम क्या मान ली जाएगी? एक्रू एंड अराइज इन वेयर? इन इंडिया। उसकी इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। और ये बातें आपने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था टैक्स इंसिडेंस में, कि आप इनकम को रिसीव भले इंडिया से बाहर करो लेकिन अगर आपका प्लेस ऑफ वर्क इंडिया में है
तो सैलरी इंडिया की मानी जाएगी। मान गए बात को? इसका उल्टा देखो, अगर मान लो कोई बंदा इंडिया से बाहर नौकरी करता है, कोई बंदा इंडिया से बाहर नौकरी करता है, लेकिन वो पैसा कहाँ रिसीव करता है? इंडिया में। तो टैक्सेबल तो इंडिया में होगा, क्योंकि अगर मनी इंडिया में रिसीव हुआ है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। सैलरी के हेड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैलरी होने के लिए उसको जॉब कहाँ करना चाहिए था? इंडिया में, और वो जॉब कहाँ कर रहा है? इंडिया से बाहर। देखो, अगर इंडिया में जॉब करते हो तो फिर तो भूल जाओ, आपको सैलरी हेड में टैक्सेबल इंडिया में आप हो गए ही होगे, चाहे पैसा आप दुनिया के किसी कोने में रिसीव कर लो। मान गए? मैं क्वेश्चन पूछूं, आप में से कोई मान लो इंडिया में नौकरी करते हो और पैसा आप लंदन में रिसीव करते हो, क्या होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ वर्क क्या आपकी? इंडिया है। इसका उल्टा करो, आप लंदन में नौकरी करते हैं, आपको मनी इंडिया में रिसीव होता है, क्या होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगा, लेकिन किस हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ गए? पक्का? तो प्लेस ऑफ जॉब आपका इंडिया होना चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। अब देखिए, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडियन एम्बेसीज में इंडिया से बाहर काम करते हैं, नहीं करते क्या? तो जो इंडियन एम्बेसीज है इंडिया से बाहर, वो फॉरेन कंट्री में, अब वो गवर्नमेंट जॉब करता है, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसीज में काम करता है, लेकिन प्लेस ऑफ वर्क क्या उसका? इंडिया से बाहर है। तो अगर प्लेस ऑफ वर्क इसका इंडिया से बाहर है तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी उसको सैलरी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्क तो इंडिया से बाहर है। लेकिन एक्सेप्शनली उसको सैलरी माना गया है, लेकिन तब माना गया है जब वो कौन से जॉब में हो? गवर्नमेंट जॉब में हो। किस जॉब में हो? गवर्नमेंट जॉब में। बात समझ गए? और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, जो भी एम्बेसीज के एरिया होते हैं इंडिया से बाहर, उस एम्बेसीज के एरिया भले ही यूएसए का ज़मीन हो, किसी और कंट्री का ज़मीन हो, लेकिन उस एम्बेसीज में भी वहाँ के लोग बिना इंडियन एम्बेसीज की परमिशन के घुस नहीं सकते हैं। आपने इस बारे में कुछ सुना होगा, लेकिन मुझे अभी इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर टॉपिक को डेविएट कर देगा। बात समझ गए? राइट सर। देखिए यहाँ पे मैंने कहा आपको प्लेस ऑफ वर्क के बारे में, गोल्डन रूल क्या है? सिंपल गोल्डन रूल है, सैलरी विल बी डीम्ड टू बी द एक्रू और अराइज एट अ प्लेस वेयर सर्विस आर रेंडर्ड। जहाँ पे नौकरी की गई है वहीं पे सैलरी मानी जाएगी। इफ द सर्विस हैज रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विस कहाँ दी गई है? इंडिया में, सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ सच सर्विस आर रिसीव्ड। ठीक है ना? आउटसाइड इंडिया, आप रिसीव इंडिया से बाहर की हो, अननेसेसरी दोबारा से पढ़ करके टाइम बर्बाद नहीं करना, ये पढ़ने आपको भी आता है। बात समझ गए? अगर मान लीजिए आप इंडिया में नौकरी करते थे, आज आप रिटायर हो गए हो और सेटल कहाँ कर गए हो? इंडिया से बाहर। आपको पेंशन मिलता है, पेंशन रिसीव कहाँ करते हो आप? इंडिया से बाहर। लेकिन पेंशन देने वाला बंदा कौन है? इंडिया में है। नौकरी आपने कहाँ की थी? इंडिया में की थी। तो पेंशन कहाँ टैक्सेबल होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगा। आप देखते हो ना, कई लोग नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसको सरकारी पेंशन मिलते रहता है, जॉब से पेंशन मिलते रहता है, और पेंशन उसको फॉरेन में काम आता है, वहाँ यूज़ करता है, लेकिन टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा? इंडिया में। क्योंकि जिस एम्प्लॉयर से आपको पेंशन मिल रहा है, जिस काम के लिए पेंशन मिल रहा है, वो काम आपने कहाँ किया था? इंडिया में किया था। प्लेस ऑफ वर्क इंडिया में था। यस जी बच्चे, ये बात समझ गए आप? यस जी। यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज वन एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन भी है। इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया वो इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्या है वो? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और सर्विस कहाँ दे रहा है? इंडिया से बाहर। सैलरी रिसीव्ड बाय हिम वुड बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया ऑल्दो सर्विस आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। इसको क्या रखा गया? एक्सेप्शन रखा गया। मान गए? अगर पूछे कोई गोल्डन रूल का सैलरी का एक्सेप्शन क्या है तो क्या कहोगे आप? जो गवर्नमेंट जॉब में इंडियन सिटीजन बाहर काम करते हैं उसको सैलरी मानी जाती है। लेकिन एक बात और है, वो सैलरी वैसे भी क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। एक सेक्शन 10(7) है जिसके अंदर उनको मिलने वाले बहुत सारे परक्विजिट्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। मान गए? आइए बात करते हैं क्या
अब टॉपिक लिखिए आप, टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी। बच्चे यार आपको इसके मीनिंग से ऐसा लगता होगा कि ये ऐसी सैलरी है जिस पर टैक्स नहीं देना है। टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी के मीनिंग से तो यही लगता है ना कि ऐसी सैलरी जिस पर टैक्स नहीं देना है। गलत है। बेसिकली इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि मान लो आपका एम्प्लॉयर है, ध्यान दीजिएगा, और आप एम्प्लॉई हैं, आपको यहाँ से 5 लाख की सैलरी मिलती है, और सपोज कि इस पर टैक्स कितना बनता है, मान लीजिए कुछ भी टैक्स कितना बनता, 50,000 बनता, मान लो अभी एग्जैक्ट टैक्स निकालने के चक्कर में मत पड़ो। आपका एम्प्लॉयर कहता है कि भाई साहब ये 5 लाख की सैलरी पकड़ो और 50,000 जो टैक्स है ना ये भी तुम मत पे करना, मैं पे कर दूंगा। कौन कहता है? एम्प्लॉयर कहता है ये 50,000 की टैक्स मैं ही पे कर दूंगा। तो बताओ एम्प्लॉई को कुछ भी पे करना पड़ा? तो एम्प्लॉई को ये 5 लाख की सैलरी मिली है, क्या उसको इस सैलरी में से अपने पॉकेट में से टैक्स देना पड़ा? नहीं। क्यों? उसका टैक्स कौन दे दिया? एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉय के लिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टैक्स फ्री सैलरी। क्या कहलाएगा? टैक्स फ्री सैलरी। मतलब समझ गए? अगर एम्प्लॉय के सैलरी पे एम्प्लॉयर टैक्स दे दे तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगा वो क्या कहलाएगा? टैक्स फ्री सैलरी कहलाएगा। लेकिन एक पंगा यहाँ पे और भी है, जो 50,000 रुपया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बदले पे किया है, ये 50,000 इट सेल्फ बिकम सैलरी। ये खुद ब खुद सैलरी हो जाए। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। क्यों भाई? क्योंकि एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा मिलने वाला हर बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए क्या माना जाता है? सैलरी माना जाता है। तो फिर इसका क्या होगा सर? इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं करना है। अभी मुझे सिर्फ ये बताना था कि टैक्स फ्री सैलरी का मीनिंग क्या था। समझ गए? मतलब ऐसा सैलरी जिसके ऊपर जो टैक्स बनता है, टैक्स कौन पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है। बहुत अच्छी बात सर। आप इसका मीनिंग आप खुद से इसको पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मीनिंग क्लियर होना चाहिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि इसका डेफिनेशन सब कुछ लिखा के, क्योंकि सब लिखा हुआ है। अदरवाइज़ क्या होगा, इन सैलरी चैप्टर के जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं ना, उसके लिए टाइम आपको कम पड़ जाएंगे। तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताइए? नेक्स्ट पॉइंट आपका फॉर गोइंग सैलरी। फॉर गोइंग सैलरी, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते हैं? देखिए, फॉरगॉन समझते हैं क्या? फॉरगॉन, फॉरगो समझते हैं? फॉरगो मतलब होता है क्या? छोड़ देना, माफ कर देना, भूल जाओ भाई। मान लो किसी एम्प्लॉयर से आपको 2 लाख सैलरी मिलना था, आप समझ रहे मैं किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ? मीनिंग क्लियर करने पे, थ्योरी लिखवाने पे नहीं। 2 लाख रुपए की सैलरी आपको एम्प्लॉयर से मिलना था। किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, नहीं दे पा रहा है। मैंने एम्प्लॉय बोल दिया क्या? एम्प्लॉयर नहीं दे पा रहा है। ये जब भी बोलने में प्रॉब्लम होती है तब समझ आइए, भावनाओं को समझ लीजिए आप, ठीक है ना? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, व्हाट एक्चुअली आई मीन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहा है, और एम्प्लॉय अब तंग आ चुका है। एम्प्लॉय क्या कहता है? छोड़ दिया यार, फॉरगॉन, छोड़ दिया हुआ। एम्प्लॉयर से वो सैलरी डिमांड नहीं करेगा। तो इस तरह की सैलरी को क्या बोलते हैं हम? फॉरगॉन सैलरी। लेकिन क्या यह टैक्सेबल होगा? होगा। इनकम टैक्स कहती है कि भाई साहब आपको एम्प्लॉयर से नहीं मिला, ये आप जानो और आप एम्प्लॉयर जानो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की बात है।
मैं तो ये जानता हूं कि अगर सैलरी आपको ड्यू हो चुका है, कौन कह रहा है ये? इनकम टैक्स। किसको कह रहा है? एम्प्लॉई को। एम्प्लॉई इनकम टैक्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैंने सैलरी एम्प्लॉयर को छोड़ दिया तो मैं टैक्स क्यों दूं। इनकम टैक्स कहता है ये आपकी महानता है, ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपने छोड़ दिया। मैं कहता हूं क्यों छोड़ा आपने? मैं तो ये मानता हूं कि आपने नौकरी की, आपका सैलरी ड्यू हो गया, आपको सैलरी मिलना चाहिए था, मिला या नहीं मिला ये बात की बात है, मैं तो टैक्स लूंगा। कौन कहता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो इसके ऊपर टैक्स लेगी। इनकम टैक्स ये नहीं मानती है कि आपने कोई मतलब आपको सैलरी नहीं मिला। इनकम टैक्स बोलती है सैलरी आपको मिल गया, आपने उसको अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन है ये सैलरी का। जैसे कि मान लो आपको सैलरी मिला और आपने मार्केट में जाके खर्च कर दिया, तो आप इनकम टैक्स को ये नहीं कह सकते ना कि मुझे जो सैलरी मिला था मैं टैक्स क्यों दूं, मैं सारा खर्च कर दिया। अरे भाई, जो बंदा जो कमाता हो खर्च ही तो करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ सैलरी अगर आपने कुछ किया है तो उस पर छूट नहीं मिलेगी आपको। इनकम टैक्स इसको एप्लीकेशन ऑफ सैलरी मानती है। ऐसा मानती है कि आपने सैलरी को यूज कर लिया, किस काम के लिए? एम्प्लॉयर को माफ कर देने के लिए। फॉरगॉन सैलरी विल बी टैक्सेबल। क्लियर हो गई बात? मैं पूछूं एक चीज़, क्योंकि बच्चों को बड़ी परेशानी होती है इस बात में कि सर सैलरी मुझे मिला भी नहीं और टैक्सेबल भी हो गया। बताओ किसने किसको सैलरी देना था? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। इसका मतलब एम्प्लॉय ने काम कर लिया, सैलरी ड्यू हो गया। जैसे ही सैलरी ड्यू हो गया वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। बाद में वो सैलरी आपको मिला नहीं मिला, फॉरगो हो गया, ये आपकी मर्जी है। और अभी वेट कर लीजिए, अभी आपको चार्जेबिलिटी सेक्शन जब आएगा ना तब इस बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। तो मीनिंग आपने फॉरगोइंग सैलरी का मीनिंग समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पाइए, सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइज। सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइज। सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइज। अब देखिए, अगर इंडिया में कोई नौकरी करता है और उसको सैलरी बाहर से आता है तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर के कंट्री से भी सैलरी आए, प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे उसका? इंडिया में है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में सैलरी इंडिया मानी जाएगी उसकी, और कुछ भी यहाँ बात नहीं है। सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू इट्स एम्प्लॉय सर्विंग इन इंडिया इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी अनलेस इट इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। एग्जेम्पशन के बारे में भी बात मत करो। ये जितने भी एग्जेम्पशंस होते हैं ना, ये सारे एग्जेम्पशंस कहाँ पे हैं? चैप्टर 3 में है। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज एंड कॉल आता है कि सर चैप्टर 3 नहीं पढ़ाया आपने। मैं उसको बार बार समझाता रहता हूँ कि जब सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे ना तो चैप्टर 3 क्या होगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी चैप्टर 3 पे हम 1-2 लेक्चर बनाएंगे। अभी हम बड़े बड़े लेक्चर्स पे लगे हुए हैं। तो सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइज, इसको सैलरी मानी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो अभी तक की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, सरेंडर ऑफ सैलरी का मीनिंग, प्लेस ऑफ एक्चुअल, टैक्स फ्री सैलरी, फॉरगोइंग सैलरी, सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज। अब एक पॉइंट लिखिए, हाउ टू कंप्यूट सैलरी इन द ग्रेड सिस्टम। हाउ टू कंप्यूट सैलरी इन द ग्रेडिंग सिस्टम। बात समझ गए? यहां से आपका न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाता है, यहां से कुछ कैलकुलेशंस आपका स्टार्ट हो जाता है। बात समझ गए? तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो क्यों ना इस टॉपिक को नए क्लास में नए तरीके से कराया जाए। आज की क्लास को हम थ्योरी पे ही ख़त्म कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करके आने हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये ग्रेडिंग सिस्टम पे कैसे इसकी कैलकुलेशंस होगी ये हम करना आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।